हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम लेसन 2 पढ़ रहे थे जिसमें हमने कवकों का अध्ययन जो हमारा टॉपिक था वो जारी था। इसमें हम कवकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। अब किस तरीके से कवकों का वर्गीकरण किया गया है तो इसके कुछ बेसिक आधार थे और इन आधारों में जिनको लिया गया है उनमें क्या है कि जैसे कवक जाल की आकार कि कवक जाल आपस में, हमने आपको बताया था कि जो कवक होते हैं वो एक तंतु के समान संरचना है जिन्हें हम हाइफी कहते हैं, और ये तंतु आपस में संगलित होकर के एक जाल के समान संरचना का निर्माण करते हैं, और उस जाल के समान संरचना को हमने क्या कहा था, माइसीलियम कहा था। तो जो कवक है उस जो कवक जाल है अर्थात जो माइसीलियम है उसकी आकार की किस तरीके की है। इसके अलावा जो कवक है उनके अंदर जो लैंगिक जनन हो रहा है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो इनमें बीजाणु किस तरीके से बन रहे हैं, अंतर्जात बन रहे हैं या बहिर्जात बन रहे हैं। इसके अलावा जो बीजाणु है ये किस प्रकार के फलन काय के अंदर बन रहे हैं। तो इन सब को आधार मान करके कवकों को क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पर हम एक एक करके जिन वर्गों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला जो वर्ग लिया गया है यहाँ पे वो कौन सा लिया है, फाइकोमाइसेटीज। फाइकोमाइसेटीज जो वर्ग है वो बहुत निम्न श्रेणी का वर्ग है। इस वर्ग के जो कवक है वो जलीय आवासों में रहते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा जो सड़ी गली लकड़ी है, जैसे कई बार होता है बारिश के दिनों में आपने देखा होगा जो लकड़ी के जो ठूंठ होते हैं वो जब बारिश में भीग जाते हैं तो वो सड़ने लग जाते हैं और उनके ऊपर आकर के कवक क्या कर लेते हैं, अपना स्थान धारण कर लेते हैं परजीवी के रूप में। इसके अलावा नम स्थान है। पौधों में अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी का मतलब कुछ समय के लिए वहां पर रहेंगे, बाद में वहां से क्या होंगे, हट जाएंगे। तो पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में ये क्या करते हैं, अपना आवास स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा इनके कवक जाल की बात करें तो जो इनका कवक जाल होता है वो अपटीय होता है। पटीय से मतलब ये छोटा सा कवक जाल है। इस तरीके से हमने कवक जाल की संरचना माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बहुत पतला होता है, माइनर होता है, लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको इसकी निश्चित विड्थ दिखाई देगी। तो यहाँ पर यदि इस तरीके से यदि ये पटों में बटा हुआ है तब तो हर पट से इसमें प्रत्येक कोशिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया। माना कि ये कवक जाल था लेकिन इसके अंदर कितनी कोशिकाएं बन गई, 3 कोशिकाएं बन गई, और प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या बन गया, इनका केंद्रक बन गया। तो यहाँ जो कवक जाल होता है वो कैसा होता है, अपटीय, यानी कि यहाँ पर पटों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और जब पट नहीं होते हैं तो इनके अंदर क्या होते हैं, ये केंद्रक होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, इनके अंदर स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए। अब जो कवक जाल है वो कैसा हो गया, एक केंद्रकीय ना होकर के कैसा हो गया, बहुकेंद्रकीय। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो कवक जाल होता है वो कैसा होता है, अपटीय होता है, और कैसा होता है, बहुकेंद्रकीय होता है। इसके अलावा इनमें अलैंगिक जनन की बात करें कि भाई इनमें जो जनन है वो किस तरीके से पाया जा रहा है, तो अलैंगिक जनन है वो इनमें चल या अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। और ये जो बीजाणु हैं वो किसके अंदर उत्पन्न होते हैं, बीजाणु धानी के अंदर। यानी कि इस कवक जाल के ऊपर एक फलन काय का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, और उस फलन काय में अनेक बीजाणुओं का क्या होगा, निर्माण होगा। बाद में ये फलन काय क्या होगा, यहाँ से फट जाता है और ये बीजाणु भूमि पर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु से फिर एक नए कवक तंतु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसके अलावा इनमें अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन किसके द्वारा हो रहा है, युग्मकों के द्वारा हो रहा है। अब जब 2 युग्मक आपस में संलयन करेंगे तो एक द्विगुणित युग्मनज का क्या होगा, निर्माण होगा। अब ये जो युग्मक थे, जो युग्मक लैंगिक जनन क्रिया में भाग ले रहे थे वो किस तरीके के हो सकते हैं कि वो समयुग्मकी भी हो सकते हैं आकार की दृष्टि से, असमयुग्मकी भी हो सकते हैं, अथवा कैसे हो सकते हैं, विषम युग्मकी। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही युग्मक, इस तरीके से मैंने 2 युग्मक बनाए और दोनों युग्मक अगर आकार में समान है तब तो इन्हें हम क्या कहेंगे, समयुग्मकी कहेंगे, आइसोगेमस कहेंगे इनको। अगर ये एक छोटा है और एक कैसा है, बड़ा है, तो इस प्रकार के इनको हम क्या कहेंगे, असमयुग्मकी कहेंगे। या फिर एक युग्मक के अंदर तो कशाव है, ये तो गमनशील है, दूसरे में कशाव का क्या हो गया, अभाव हो गया। तो इस प्रकार के, चाहे वो है चाहे समान आकार का, लेकिन भैया ये तो चल बीजाणु है, यह चल बीजाणु है, तो इस तरीके से यदि इनके अंदर विभिन्नता पाई जा रही है तो इस प्रकार के युग्मक को हम क्या कहेंगे, विषम युग्मकी। तो इनमें जो युग्मक है वो आकार की दृष्टि से कैसे हो सकते हैं, समयुग्मकी भी हो सकते हैं, असमयुग्मकी भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, विषम युग्मकी।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक है उनकी, तो जैसे म्यूकर है, राइजोपस है या एल्बुगो कैंडिडा। ये जो एल्बुगो कैंडिडा आपने देखा होगा, सरसों की जो पत्तियां होती है उनके पकने के बाद में वहाँ एक वाइट रस्ट लग जाता है, पाउडर सा लग जाता है, और उस पाउडर के जमा होने पर वहाँ से पत्तियां क्या होने लग जाती है, गलने होने लग जाती है, उनका उत्तक क्षय होने लग जाता है। तो जो एल्बुगो कैंडिडा है ये सरसों का क्या है, एक परजीवी है, और उसका क्या करता है, उत्तकों को क्षय करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड वर्ग आता है वो कौन सा आता है, एस्कोमाइसिटीज। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस वर्ग को एस्कोमाइसिटीज नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो बीजाणु बनते हैं वो एस्कस बीजाणु बनते हैं। कौन से बीजाणु बनते हैं यहाँ पर, एस्कस बीजाणु, और एस्कस बीजाणु बनने के कारण ही इस वर्ग को क्या नाम दे दिया गया, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं ये एक कोश के भी हो सकते हैं और बहुकोश के भी हो सकते हैं। अगर हम एक कोशिकीय कवक की बात करें तो जैसे यीस्ट है, यीस्ट का अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी इसको कहते हैं। तो यीस्ट कैसा हो गया, एक कोशिकीय कवक हो गया। लेकिन पेनिसिलियम नोटेटम है, परप्यूरिया है, न्यूरोस्पोरा, ये सब कैसे हो जाएंगे, बहुकोशिकीय हो जाएंगे। तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग में एक कोशिकीय कवकों को भी रखा गया है और बहुकोशिकीय कवकों को भी रखा गया है। इसके अलावा इनके आवास स्थान की बात करें कि भाई ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मृतजीवी है। मृतजीवी से मतलब सड़ी गली वनस्पति पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अपघटक है, अपघटक का सड़ी गली वनस्पति भी अपना क्या कर लेते हैं, निवास स्थान वहाँ पर आवास स्थापित कर लेते हैं। और जो उस सड़ी गली वनस्पति में जहाँ पर इन्होंने अपना आवास बनाया है उसका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, और अपघटन करने के पश्चात उसको क्या कर देते हैं, क्षय करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मृतजीवी, मृतजीवी से मतलब मरे हुए जीवों के ऊपर, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उनके ऊपर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। इसके अलावा परजीवी है, परजीवी का मतलब अंत परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं और बाह्य परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। अथवा शमलरागी, शमलरागी का मतलब होता है विष्टा, समल हम किसको कहते हैं, विष्टा को, यानी कि जो मलमूत्र होता है, मल होता है, उसके ऊपर भी क्या करते हैं, ये आवास अपना स्थापित कर लेते हैं। तो ये आवास के रूप में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, मृतजीवी है, अपघटक है, परजीवी है, अथवा कैसे है, शमलरागी है। इसके अलावा इनके कवक जाल की बात करें तो इनका कवक जाल जो होता है वो कैसा होता है, शाखित, यानी कि एक कवक जाल ये हो गया, और इस कवक जाल से हम एक शाखा और बांट दें यहाँ से, तो यानी कि कवक जाल, इसके अलावा यहाँ हमने एक शाखा और बांट दी, तो कवक जाल कैसा होता है, शाखित होता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, पट। अब जब पट हो गया तो बताओ केंद्रक भी अलग अलग हो गए या नहीं हो गए, केंद्रक कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर बहु केंद्र की अवस्था का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। बहु केंद्र की अवस्था का क्या पाया जा रहा है यहाँ पे, अभाव, क्योंकि जैसे पट बनते हैं प्रत्येक पट के कारण नई कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो कवक जाल कैसा पाया जा रहा है, इनका पटयुक्त है और साथ साथ कैसे होते हैं, शाखित होते हैं। इसके अलावा इनमें अलैंगिक जनन की बात करें तो इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो होता है कॉनिडिया के द्वारा। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा। कॉनिडिया एक गोल संरचना होती है और ये कॉनिडिया जो है वो कॉनिडिया धर के अंदर निर्मित होते हैं। जैसे माना कि ये कवक था और इस कवक के ऊपर ये कॉनिडियम धर बन गया और उस कॉनिडियम धर पर इस तरीके से गोल संरचनाएं कॉनिडिया लग जाती हैं। कुछ समय तक ये जनक कवक से तंतु से जुड़ी हुई रहती है, बाद में ये इस जनक कवक तंतु से क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं और भूमि पर जाकर के क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। और प्रत्येक कॉनिडिया से फिर नए कवक तंतु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इनमें अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो इनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा हो रहा है, कॉनिडिया के द्वारा होता है। और ये कॉनिडिया किसके ऊपर बनते हैं, कॉनिडियम धर के ऊपर बनते हैं। लैंगिक जनन जो होता है इनमें एस्कस बीजाणु के द्वारा होता है, यानी कि इस कवक तंतु के ऊपर एक बीजाणुधानी धर का निर्माण हो जाता है और उस बीजाणुधानी धर को हम क्या कहते हैं, एस्कस बीजाणुधानी। क्या कहेंगे उसको, एस्कस बीजाणुधानी। और उस एस्कस बीजाणुधानी के अंदर, उस एस्कस बीजाणुधानी के अंदर क्या होगा, बीजाणु का निर्माण होगा और इन बीजाणुओं को हम क्या कहेंगे, एस्कस। देखिए कॉनिडिया जो बन रहे थे वो तो बहिर्जात बन रहे थे, जो एस्कस बीजाणु बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, अंतर्जात बन रहे हैं। जब ये एस्कस धानी यहाँ से फटेगी तो ये बीजाणु यहाँ से क्या होंगे, बाहर मुक्त होंगे और फिर प्रत्येक बीजाणु से क्या हो जाएगा, नए कवक तंतु का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा।
तो इनमें जो लैंगिक जनन है वो तो किसके द्वारा हो रहा है, एस्कस बीजाणुओं के द्वारा, मुख्य रूप से यहीं पर आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। और जो अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है। कॉनिडिया कैसे बन रहे हैं, बहिर्जात बनते हैं, जबकि जो एस्कस बीजाणु है वो कैसे बनते हैं, अंतर्जात बनते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे एस्परजीलस है, क्लेविसेप्स है, परप्यूरिया, न्यूरोस्पोरा आदि। देखिए बेटा ये जो न्यूरोस्पोरा ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में भी किया जाता है और इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं।